नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बड़ी घटना हुई है और 3 भारत के जवान शहीद हुए हैं लद्दाख में। क्या ये सरकार की नाकामी है? देश पूरा सेना के साथ खड़ा है और क्या मीडिया के जरिए खबरें छुपाई जा रही है? पहले कहा गया कि वो 2.5 किलोमीटर अंदर चले गए हैं। आज आरजेडी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लगातार सरकार से, चाहे संसद हो या सड़क पर हो, ऐसे हालात में सवाल पूछते रहे। मनोज झा मेरे साथ हैं, सीनियर पत्रकार नवीन मेरे साथ हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री होंगे। सर, आपने कहा सर्वदलीय बैठक की मांग की है आपने। सर, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है सब कुछ? देखिए शंभू जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1 महीने से अगर आप टाइमलाइन देखिए अब अलग अलग नेताओं का और जो जिम्मेवार लोग हैं, आपको लगेगा कि जहां दुनिया में जैसे डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि कुछ दिक्कतें हैं, सरहद पे कुछ हो रहा है, लेकिन इस मुल्क में किसी को कुछ नहीं पता था। पॉलिस बेल का नुस्खा बहुत दिन तक डाला गया। अगर राहुल गांधी ने या विपक्ष के किसी ने कह दिया तो सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष से ज्यादा मीडिया के लोग टूट पड़ा करते थे कि साहब आप देखो आप क्या कर रहे हो। ये सब भूल गए कि 61-62 में मैं आपको बताऊं कि इस तरह से चल रहा था 61-62 में, और विपक्ष अगर ना होता तो बहुत मुश्किल होती उस वक्त भी लोग। लेकिन आज के दौर में अब क्या हुआ कि 5 दिन पहले पहली बार राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया कि हाँ कोई वहां परेशानी है। फिर कहा गया कि हम मिलिट्री लेवल डायलॉग भी कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी है। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इस पूरे निजाम का, इस हुकूमत का हमने ट्रायल बैलून से ज्यादा नहीं देखा। उसके मद्देनजर जब आज जवानों की शहादत हुई और कहा जा रहा है कि डी एस्केलेशन के प्रोसेस में हुई, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। ये कोई मोहल्ले में ईंट पत्थर से तो लड़ाई हो नहीं रही थी कि 3 लोग मारे गए। चाइनीज स्पोक्स पर्सन आकर के मीडिया को ब्रीफ कर देते हैं और तल्ख तेवर में करते हैं। हमारी ओर से अभी तक कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है। इसलिए आज एक टेलीविजन चैनल ने मुझसे पूछा, आप मेरे ट्वीट के बाद उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इतना कहा कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, शांति के पहल के देश में, लेकिन शांति स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। और जो रवैया हमारा एक दूसरे पड़ोसी के लिए होता है, रॉबस्ट नो नॉनसेंस पोजीशन, वो हम चाइना के बरक्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बीजेपी चाइना क्यों हम छुपने की कोशिश करते हैं? पर्दा क्या करे सरकार स्वाभिमान से समझौता कर रही है? क्या सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही है? मैं देखिए, मिलिट्री को कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। मोदी जी ने खुद 13 ईस्वी में कहा था, द प्रॉब्लम इज नॉट एट द बॉर्डर्स, द प्रॉब्लम इज इन दिल्ली। आई रिपीट टुडे what Modi ji said in 2013, the problem is greater in Delhi today, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल कहीं टूटा है। और मैं सिर्फ मानता हूं ये वक्त है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि हमारे जवानों के साथ खड़े होने का। लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उस पर धुंध की चादर डाली है, जिसकी वजह से देश चिंतित भी है, परेशान भी है। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी, पार्लियामेंट बुलाइए, सर्वदलीय बैठक करिए। कलेक्टिव विजडम इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल विजडम। पूरा देश ट्विटर मीडिया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। बस एक सवाल और लूंगा आपसे, प्लीज। आपको 7 बजे जाना है, मुझे पता है। अभी बीजेपी की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, बीजेपी के ट्विटर ट्रेंड पे, ये 2 घंटा पहले तक वो जनसंवाद उनका पहला उनका ट्वीट था। क्या लग रहा है, जिस तरह की सरकार, जिस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा था मनमोहन सिंह की सरकार का, इस सरकार से मीडिया से सवाल नहीं पूछा जा रहा है? नवीन सर, क्या कहेंगे आप? सर, मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है? नहीं, सवाल पूछना तो मीडिया ने सरकार से 6 साल पहले छोड़ दिया था। ये कोई आज की बात नहीं है कि सवाल नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल का मुंह आप दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन ये साधारण स्थिति नहीं है, वो चाहे कोरोना हो और चाहे चीन का मसला हो, चाहे नेपाल का मामला हो। सरकार ने ना तो देश को भरोसे में लिया, सरकार ने ना तो विपक्ष को भरोसे में लिया, सरकार ने जनता को भरोसे में नहीं लिया। तो सवाल है कि सरकार किसकी है और किसके प्रति जवाबदेह है? क्योंकि ये चीन के साथ जो हो रहा है सीमा पर, या नेपाल के साथ जो हो रहा है सीमा पर, वो अकेले कोई बीजेपी का मामला तो है नहीं, या अकेले कोई सरकार का मामला तो है नहीं, तो ये देश का मामला है। तो देश का जब मामला है
तो सरकार को देश के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए। और बार बार जो बीजेपी ये प्रोपेगेंडा करती है कि सरकार ही देश है, तो ये साफ होना चाहिए ना कि सरकार देश नहीं है। देश तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है पूरा, ये सब मिला जुला कर देश बनता है। तो देश के सामने स्थिति साफ करने के लिए सरकार की जवाबदेही होती है। ये जवाबदेही तय करने की भूमिका मीडिया की होती है, और मीडिया में भी स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो टेलीविजन की होती है। तो टेलीविजन पर जो आप देख रहे हैं, जब आप टेलीविजन पर ये देखेंगे कि मीडिया दरअसल उल्टे किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो कह रहा है कि चीन की सेना हमसे इसलिए नहीं जीत पाएगी क्योंकि वहां इकलौते बेटे जो है वहां की आर्मी में है। तो इसमें अब आप फॉरेन पॉलिसी खोजिए कि इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी खोजिए कि इसमें ट्रस्ट खोजिए, ये बड़ा अजीब सी उलझन की स्थिति है, क्योंकि जनता मीडिया पर निर्भर है जानकारी। सर क्या लगता है, अगर ये लालू यादव होते डिफेंस मिनिस्टर, मुलायम सिंह यादव होते या अरविंद केजरीवाल नहीं होते तो सरकार मीडिया सवाल पूछती कि नहीं आप लोगों से? मेरे ख्याल से पूरे दिन 24 घंटे शायद मीडिया पे इस घटना पे चर्चा हो रही होती। और जैसा मनोज झा जी ने और नवीन जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। देश तो सबसे मिलके बनता है, और जिस तरह अगर यही घटना पाकिस्तान के साथ होती तो पूरे दिन चर्चा चल रही होती मीडिया की। मुझे लगता है कि देश के मीडिया को और सरकार को जो रवैया वो पाकिस्तान के साथ अपनाते हैं, वही रवैया चाइना के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ भी अपनाना चाहिए। और ये देश का सवाल है, इसमें मुझे लगता है कि सभी दलों को बुलाकर उनके साथ बात करनी चाहिए और सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए कि आखिर चीन चाइना के साथ एलईसी पे क्या चल रहा है और किस हद तक वो भारत के अंदर एंट्री कर गए हैं, वो चीज बतानी चाहिए देश को। और देश तो वैसे भी पूरा सेना के साथ खड़ा है, और ऐसी स्थिति में तो केंद्र के साथ पूरे राज्य की सारी सरकारें और सभी पार्टियां भी, जहां देश का मामला आता है तो सभी साथ में खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए, केंद्र सरकार को आके जवाब देना चाहिए। डॉलर का विरोध हम लोग लगातार करते, पेटीएम के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लगातार बिजनेस डील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है, सी जिनपिंग आए थे अहमदाबाद में, हम लोगों ने वो इवेंट मैनेजमेंट भी देखा है। जो बायलैटरल रिलेशनशिप होता है देश के साथ, नेपाल के साथ देखिए, चाइना के साथ देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो पार्टियों में बटे हुए हैं। सही में बताइए, क्या हम बायलैटरल रिलेशनशिप में जो द्विपक्षीय हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें कहीं बड़ी चूक हो रही है, खासकर पड़ोसी देशों के साथ? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, मोदी जी बहुत ही आत्म केंद्रित व्यक्ति हैं। और आत्म केंद्रित व्यक्ति जब कभी इतिहास में किसी भी मुल्क में, मनोज जी आत्म केंद्रित भी है, आत्म मुक्त भी है। हाँ बिल्कुल, आत्म केंद्रित और आत्म ये डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसा कॉकटेल है जो इंसान को ये बता देता है कि वो खुदा है, वो भगवान है। तो उस मानसिकता से तो आप डोमेस्टिक स्फीयर में कुछ बोल देते हैं, ताली बज जाती है, थाली बज जाती है, पुष्प वर्षा हो जाती है, लोगों को आप गलतफहमी देते हैं कि कोरोना इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन डिप्लोमेसी, मैं जो नवीन जी ने एक बात कही, मेरे एक दोस्त अभी बता रहे थे कि हम ये नहीं समझते हैं कि चाइनीज प्रीमियर इंडियन न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, इंडियन टेलीविजन चैनल नहीं देखते हैं। अगर वो देखें तो हमारे डर के घर में बैठ जाएं। इतना आक्रोश टेलीविजन स्टूडियोज में है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। मैं अपनी माँ से बात कर रहा था बीते दिनों इसी मसले कि विपक्ष क्यों चाइना पे सरकार को पूछ रहा है। माँ ने कहा कि 62 में एक नारा लगता था, 61-62 में, घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। अगर आज के दिन मैं कह दूं कि मोदी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी मना रहे हैं मौज, दूसरी पंक्ति में आप जानते हैं शाम तक मेरी लिंचिंग हो जाएगी, और आप अगर दिखाएंगे तो आपकी लिंचिंग होगी। नवीन जी और हमारे पास राजेंद्र भाई, सब लोग एक साथ लिंच हो जाएंगे। ये हमने खोया है बीते दिनों। हम ये नहीं कहते हैं जैसे बाइकॉट चाइना, ये बहुत अच्छा स्टूडियो में लोग चलाते हैं, अरे गणेश जी की मूर्ति चाइना से आ रही है, दिवाली के बल्ब आप वही खरीद रहे हो, और जिस मोबाइल पे कहते हो बाइकॉट चाइना, उसके पीछे पलट के देख लो कि क्या लिखा हुआ है। तो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो मैंने शुरू में कहा, उस मामले में लगातार, चाहे अमेरिका हो, वहां भी आपकी निरंतरता नहीं है। HCQ लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या जुबान बोली, और उस जुबान के खिलाफ में यहां से कोई बयान नहीं गया। आज भी जो जुबान चाइनीज ऑफिशियल पर्सन बोले हैं, हमारे यहाँ से कोई ब्रीफिंग ऑफिशियल नहीं हुई।
तो ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव विजडम का अभाव है, और मैं समझता हूं कि ये अभाव अब भारी पड़ रहा है। इसलिए मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। साझा लोग बैठेंगे, साझी चिंता होगी। जैसा नवीन जी ने कहा, देश और सरकार अलग चीज है। सरकारें और पार्टियां आती जाती हैं, कई विलीन हो गई, कई विलीन हो जाएंगी, लेकिन देश एक निरंतर एंटिटी है। इसकी क्या भावनाओं का सरकार, आप तो सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, ऊपरी सदन में, क्या सरकार किसी मामले पर स्टैंडिंग कमेटी हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सारे बोर्ड्स बने होते हैं, कमेटियां बनी होती है, कहीं से भी कोई सलाह मशवरा नहीं लेते हैं? या अपने वो विदेश मंत्री जयशंकर जी तो बड़े हमारे डिप्लोमैट्स रहे हैं, लंबा अनुभव है उनका, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, क्या इन लोगों से भी कोई इतनी बड़ी फेलियर कैसे देख रहे हैं आप? क्या मेरा एक मानना है, बहुत पहले चर्चिल ने एक संदर्भ में कहा था, a diplomat will deliver his best only when the best governments are in power, best minds are there। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जयशंकर बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, but is he independent enough? Has he an independent mind to execute what he thinks? नहीं, क्योंकि इस जो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आत्ममुग्धता जैसा कहा भाई ने, उसकी पराकाष्ठा पे है। वो सोचते हैं जो वो कहे वही सही, और जो भी विपक्ष में असहमति के स्वर हैं, वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। ये आपको डर लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी? नहीं, देखिए, इसको डर की संज्ञा से तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे अभी ही आपसे बात कर रहा हूं, अभी मीडिया चैनल में दिन में बोल रहा था, तो वो उनका आक्रोश पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होना चाहिए था, उनका आक्रोश मुझ पे आ गया। ये अच्छा, मीडिया विपक्ष से तो सवाल पूछ रहा है ना नवीन सर, वो कम है क्या? नहीं, मीडिया विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। मीडिया और किससे सवाल पूछ रहा है? और खाली विपक्ष से थोड़ी सवाल पूछ रहा है, वो तो इतिहास से सवाल पूछ रहा है। वो तो यहाँ तक पहुंचे नहीं रहा है, वो तो नेहरू से आते आते इंदिरा तक आते आते खत्म हो जाते हैं उसके सारे सवाल। बिल्कुल। वो तो पिछली सरकार तक भी नहीं पहुंच पाता है मीडिया। तो मीडिया जिसको आप कह रहे हैं ना, मीडिया, वो दरअसल मीडियोकर में बदल चुका है, और वो सरकार का भोंपू बन चुका है। और खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीविजन चैनल, आप टेलीविजन चैनल की पूरी शब्दावली देखिए, वहां का स्ट्रक्चर देखिए, वहां की हायरार्की देखिए, और फिर उसकी भाषा देखिए, आपकी समझ में बहुत साफ साफ आ जाएगा कि मीडिया इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है। आपकी समझ में आना चाहिए कि मीडिया एक पार्टी बन चुका है, और पार्टी कभी भी सवाल नहीं करती, उसके अपने हित हैं, और उसके हित किससे हैं? उसके हित विपक्ष से नहीं है, उसके हित सरकार से है। और सरकार के सामने जो है, मीडिया सिर्फ एक कठपुतली में बदल चुकी है। तो इसको समझना पड़ेगा, जिसको आप मीडिया कहते हैं उसके साथ इंडिपेंडेंट जुड़ा होना बड़ा जरूरी है। तो जब इंडिपेंडेंस चली गई मीडिया की, तो सवाल तो अपने आप ही खत्म। लेकिन यही मीडिया तो मनमोहन सिंह के समय सवाल पूछ रही थी, ऐसा क्या हो गया? मतलब मोदी जी में कौन सा फेविकॉल लगा हुआ है सर? नहीं, फेविकॉल नहीं लगा हुआ है। फेविकॉल नहीं लगा हुआ है। दरअसल जिस तरीके का भय का माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से लिखने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले, और मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष की राजनीति करने वाले, जिस तरीके का सलूक सरकार उनके साथ कर रही है, दरअसल हमको समझना पड़ेगा कि जो विचार रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन नहीं है। सरकार उनको दुश्मन मानती है, वो चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो। वरना फेसबुक पर पोस्ट लिखने पर, एक ट्वीट करने पर आप जेल में डाल दें, किसी पॉलिटिशियन को बंद कर दें, बस चलाने पर आप सवाल करें, ये सब गंदी चीजें हैं, डर्टी पॉलिटिक्स है। मनोज जी, क्या लग रहा है ये सरकार के लिए? बस एक आ रहा हूँ सर, उसी पर आ रहा हूँ आपके पास। सरकार के लिए मीडिया क्या एक पर्दे का काम कर रही है कि सब कुछ छुपा लिया जाए, जो जबकि मीडिया का काम है वॉच डॉग, मतलब जो सही नहीं हो रहा है उसको दिखाइए। दरअसल सरकार कई बार खुद आगे नहीं आती है, मीडिया खुद सरकार के बचाव में आ जाती है, और वहां तो सरकार के मंत्रियों को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंकर ही सारा काम कर देते हैं। ये देखिए, ये पत्रकार कह रहे हैं, एक पत्रकार के। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं? मीडिया सीधा पूरा ये लालू यादव, मुलायम सिंह यादव होते या मनोज झा कल हो जाए, राजेंद्र जी मंत्री हैं, इनके तो मुख्यमंत्री की ऐसी तैसी करके रखते हैं। क्या वजह लग रही है? वो कौन सी वजह है जिससे सरकार के प्रति इतना लॉयल है मीडिया इस देश की? देखिए,
के दशक में अमेरिका में एक सीनेटर को हटा रहा में मैकार्थिज्म का एक एम्पलीफाइड वर्जन है, एक एम्पलीफाइड वर्जन ऐसा है जिसमें नवीन जी ने कहा कि कहने की भी जरूरत नहीं है कि मीडिया सरकार का बचाव करे, मीडिया सरकार से पहले बचाव की मुद्रा में आ जाती है। आप कई टेलीविजन चैनल में देखिए जो लोग बुलाए जाते हैं, एक संस्था के विशेषज्ञ, दूसरे सामरिक विशेषज्ञ, तीसरे भाजपा के प्रवक्ता, चौथे कांग्रेस या आप समर्थक, पांचवा एंकर। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम सरकार को मिला हुआ है और उसकी वजह से मैं जान रहा हूं आज शायद हम ना अंदाजा करें, लेकिन आने वाले वर्षों में हमारे लोक जीवन की ऐसी क्षति होगी। जैसे आपने देखा कि जो आज पूरे देश में आक्रोश होना चाहिए था मीडिया में, आज वो उस आक्रोश को आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि क्यों विपक्ष के लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्यों विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैकार्थिज्म है हमारे मुल्क में, और वेल सपोर्टेड बाय जो नवीन जी कह रहे थे व्हाट्सएप हिस्ट्री, तो कई जगह चल भी रहा है कि अब आज ही फिर शुरू हो गया कि 62 में नेहरू जी के टाइम में ऐसा हुआ था। अरे साहब 58 साल बीत गए, नेहरू जी की तो बहुत आलोचना उस पर हुई, थोड़ी आलोचना सुनने के लिए आप भी तैयार हुई है। आप क्या कहते हैं मंत्री जी, बताइए सर, क्या आप लोग को ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये इतना रियायत क्यों नहीं मिल रही मीडिया से? एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उस इमरजेंसी की वजह से वो विपक्ष हमेशा कांग्रेस को कोसते रहे, और आज वो भूल गए कि उन्होंने खुद प्रजातंत्र को खत्म करके अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है। जैसा अभी नवीन जी बता रहे थे, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको उठा के उसको यूएपीए उसके खिलाफ लगा देते हैं, उसको उठा के अंदर कर देते हैं। तो ये भूल गए कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और ये अजर और अमर नहीं है। इनको समझना पड़ेगा कि ये अजर अमर नहीं है, सरकार परमानेंट इनकी रहने वाली नहीं है। जिन लोगों ने इनको चुना है वो भविष्य में दूसरों को भी चुनेंगे, तो इनको समझना चाहिए प्रजातंत्र में ये सब नहीं चलता है। और जो हमारा मीडिया हमेशा एक विपक्ष की भूमिका निभाता था, हमेशा सवाल सत्ता पक्ष से करता था। निसंदेह बिल्कुल सच कह रहे हैं नवीन जी, पिछले 6 साल से वो मीडिया, वो विपक्ष खत्म होके वो सत्ता पक्ष का भोपू बन गया है और ये बेहद शर्मनाक है। इससे प्रजातंत्र के लिए निश्चित तौर पर खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र के, लेकिन पार्टी विशेष को तो फायदा पहुंचा रही है ना मीडिया, तो लोगों आप लोग कैसे करेंगे? आपकी पार्टी को तो नुकसान होगा फिर। देखिए, जनता को तैयार करने की जरूरत है और हम लोग जनता को तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जवाब जनता ही देगी। मनोज सर, आपका तो चुनाव है बिहार में, कैसे लड़ेंगे आप लोग चुनाव? जब मैं मीडिया आपके साथ आपके खिलाफ जाके कैंपेन करेगी तो पार्टी से तो लड़ लेंगे आप लोग, पिछला चुनाव जीत गए थे विधान। मुझे लगता है लोगों को जनता के बीच नीचे जमीन पे उतरना पड़ेगा। ये केवल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे करके राजनीति चलने वाली नहीं है, क्योंकि उस पे तो कब्जा इन लोगों का है, इन्होंने किराए के लोग बिठा रखे हैं। बिल्कुल, मैं राजनीति से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ऐसा है शंभू जी कि अभी बिहार चुनाव में मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि 12 मार्च के बाद हमारे किसी नेता और किसी के मुंह से आपने चुनाव की बात नहीं सुनी होगी। एक बहुत बड़ी त्रासदी को हम फेस कर रहे हैं और जाहिर है कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने वल्चर शब्द का इस्तेमाल किया था। इस दौर में जो लोग चुनाव और राजनीति की रोटी सेकने को, जहां इंसानी जान का पता नहीं है, हम उसी उपमा को उन पे लगाना चाहेंगे। और मैं कहूंगा कि ऐसे त्रासद क्षणों में जो लोग चुनाव से आगे नहीं सोच सकते ना, वो शमशान में विवाह के गीत गाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, जनसंवाद रैली तो हो रही है ना सर आपके यहाँ, 72,000 LED लगे हैं। वही तो मैंने कहा, शमशान में विवाह के गीत गा रहे हैं ना। चलिए, शुक्रिया नवीन सर। लास्ट कमेंट आपका, चाइना पर लेकर क्या लग रहा है? कुछ और कोई रास्ता दिख रहा है? नहीं, चाइना पर जो रास्ता है वो सरकार देखेगी। हम लोगों का काम है डेमोक्रेसी का रास्ता देखना, एक ऐसा डिस्कोर्स सामने आए जिससे कोई बदलाव की सूरत समझ में आए। और आप हमेशा जो अभी आप सवाल कर रहे थे ना कि क्या उम्मीद है, बिहार में चुनाव है और ऐसे कैसे चलेगा, मेरा बड़ा गहरा यकीन है इस देश की डेमोक्रेसी पर। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारते और इंदिरा गांधी भी चुनाव हारती, तो इसलिए कोई घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनौतियां जितनी कठिन होती है, रास्ते उतने शानदार निकलते हैं, तो रास्ता तो निकलेगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। बस एक छोटा सा सवाल है सर। जस्टिस काटजू ने कहा है कि चाइना ने हमें घुसकर घर में मारा है। मैं उनकी इस लाइन से तो सहमत नहीं हूँ,
दूसरा उन्होंने कहा है कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण जो है वो बेकार की बात है। मनोज सर, आपका बस एक सिंपल टेक। मैं समझता हूं कि जस्टिस काटजू जो है ना, कई दफा ऐसी आधारहीन चीजें बोल जाते हैं जिनका उनको खुद भी अंदाजा नहीं होता है। न जाने कौन सी सनक या पिनक में कह जाते हैं। ओबीसी की तमाम जातियों का एक बार विश्लेषण कर लें। मैं समझता हूं कि 3743 जातियां तो मंडल कमीशन ने डॉक्यूमेंट की थी, फिर राज्यों में जुड़ा, और आज की अवस्थिति को देख लें। काटजू साहब बड़े न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश जरूरी नहीं हो कि न्याय में यकीन करने वाला भी हो। शुक्रिया मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ मैं जोड़ देता हूँ कि न्यायाधीश जो है वो न्याय करता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक न्याय भी करे। न्याय अलग चीज है, सामाजिक न्याय बिल्कुल अलग चीज है। तो ये सर राजेंद्र पाल सर, आपका क्या कमेंट है? जस्टिस काटजू ने कहा कि ये आरक्षण, ओबीसी को जो आरक्षण है इसको तुरंत मतलब डिमोलिश करना चाहिए, बेकार। मुझे लगता है ये जल्दबाजी है इस पे बोलना। पहले काका कालेलकर आयोग बना और उसके बाद मंडल कमीशन बना और एक लंबी स्टडी के बाद एक रिपोर्ट आई और लंबे संघर्ष के बाद वो लागू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले रिजर्वेशन की पूरी बैकग्राउंड को पढ़ना चाहिए कि रिजर्वेशन का आधार क्या है, क्यों दिया गया, कौन से हालात थे। और दूसरी बात, गांव देहात में पूरे देश में जाके देखिए क्या हालात हैं आज भी समाज के। शुक्रिया सर तीनों लोगों का, और मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि जरूर सोशल मीडिया को समय दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। ये सब सवाल आजकल टेलीविजन अखबार पर नहीं पूछे जा रहे हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।